मेरा नाम कमर शहबाज जतोई है और मैं सिंध से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर कितना एतमाद है, आपको अपने ऊपर कितना यकीन है, आप क्या कर सकते हैं। मैंने तो इतना किया कि मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गया, आपने इतना किया कि आप घर से यहाँ पहुँच गए। अब आपने यहाँ से कहाँ जाना है वो आज हम इस क्लास में डिसाइड करेंगे कि हमने अब कहाँ निकलना है। आज का हमारा सफ़र हमने कहाँ लेके चलना है। आज का हमारा सफ़र जा रहा है कामयाबी की तरफ। इस ट्रेन में तकरीबन 50 से 60 पैसेंजर बैठे हुए हैं। कितने? 50 से 60 पैसेंजर बैठे हुए हैं जिन्हों की मंजिल है कामयाबी। और ये कामयाबी की तरफ रेल आराम आराम से हमारी चलना स्टार्ट हो चुकी है। हमें कामयाबी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। सबसे पहला अल्फाज हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि बिलीव। हमारी कामयाबी में सबसे पहले हमारे पास आता है बिलीव। हमारा जो यकीन है, हमारा जो एतमाद है, वही हमारी कामयाबी है और वही हमें जो है कि आगे लेकर जा सकती है। तो यकीन कब होता है? यकीन तब होता है जब हमें कोई अपना खुद का बंदा कहे तब। जैसे घर में झगड़ा हुआ है, अम्मी अब्बू घर में लड़ गए, लड़ाई हो गई उनकी। अब अगर हमें कोई पड़ोस वाला बताएगा, हम यकीन करेंगे? पड़ोस वाला नहीं करेंगे। अगर रास्ते में पड़ोस वाले ने बताया, पहले बोलेंगे नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर अगर रास्ते में बड़ा भाई आ रहा था, वो बोलेगा अरे यार आज तो अम्मी अब्बू यार चाय वाली बात पे ही नाराज़ हो गए, आपस में लड़ पड़े। अरे यार नहीं सच्ची यार, वो तो फरहान भी मुझे बता रहा था, मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वो हमारा फैमिली मेम्बर नहीं था। तो आपने मुझे अपना फैमिली मेम्बर समझना है ताकि आपको मुझ पर यकीन हो, एतमाद हो, ताकि हम अपनी क्लास को कामयाबी तक लेकर चलें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। आगे क्या लिखा हुआ है? इन द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। मतलब नतीजा फिर वही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। ऐसे ही होता है ना, शिकारी जाल बदलता है ना, उसका ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, कहीं से फट जाता है। परिंदे वही होते हैं। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकम, वही गर्बत, वही कातल, वही गाज़िब, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। तो हम आज ये तय करते हैं कि हमारा हाल आज ही बदलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे सीक्रेट्स क्या होते हैं? हमें अपने ऊपर यकीन हो गया। एक मिसाल के तौर पे मुझे अपने ऊपर बहुत यकीन है। मैं कराची, हैदराबाद, सिंध सबको अपने पाँवों में दबोचता हुआ सियालकोट पहुंच गया। क्यों? मुझे अपने ऊपर यकीन है, मुझे अपने ऊपर बिलीव है, मैं कुछ कर सकता हूँ। शादियों में डांस कौन कौन करता है? रस दिया। शादियों में डांस कौन कौन करता है? सर सभी करते हैं। वो ही करता है, जिसको नहीं नाचना होगा वो भी लगा रहेगा डा 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 डा। क्यों? क्योंकि उसको यकीन है यार, उसको खुशी है। उसको क्या है? खुशी है कि यार हमें भी अगर जब कामयाबी की तरफ हमारी खुशी जब आ रही होती है ना, हम लोग जब कामयाब होने की तरफ जा रहे होते हैं ना, खुश हो रहे होते हैं, तो फिर हमारी कामयाबी हमें कह रही होती है अरे नाच, उठ, खड़ा हो जा। वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, वो भांगड़ा पा, ऐसे तो भांगड़ा पाना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको अपने ऊपर एक यकीन, जो एतमाद होता है ना इंसान का, वो एतमाद जो इंसान को नीचे से आखिर तक बुलंद कर देता है। जब एक दफ़ा की बात है, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का,
लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन करता बताता जाऊं कि मैं आप लोगों के सामने इतना सा, ठीक है, मेरी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है, 24-25 साल समथिंग उम्र होगी मेरी, और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। मेरे क्लास फेलो मेरे साथ प्रोफेसर्स बैठ के पढ़ा करते थे। उसमें से एक प्रोफेसर था जो मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता था और कहता था कि यार आप तो सर जतोई साहब हमारे सामने एक मकोड़े की मानिंद हो, मतलब आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर बैठ के पढ़ते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे कंफ्यूज करने वाले सवाल करता था कि किसी भी तरीके से ये कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर एक बिलीव था, एक यकीन था कि यार नहीं, मैंने कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, मारेगा थोड़ी मुझे। आपकी स्माइलिंग, आपका हंसना, आपका मुस्कुराना सामने वाले को गिरा देता है। भले बंदा सामने वाला कितने भी गुस्से में आ रहा हो, सामने से अब्बू हो ना या अम्मी गुस्से में आ रही है, डंडा उठाए कि आज तेरे को छोड़ना नहीं है मैंने, और अम्मी जब करीब पहुंचे, अम्मी आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हो वैसे, तो अम्मी बोलेगी हट है, यही होता है। ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे को। मतलब आपकी मुस्कुराहट ने उसको मार दिया। मतलब आजकल हम इंसान जो हैं तारीफ के मोहताज हैं। कोई किसी पे वो जो कमेंट्स कर देते, अरे मुझे तो 125 कमेंट्स आए मैं, आपने भी सर के साथ बीट लगाई थी, लेकिन मेरे तो कमेंट्स बहुत अच्छे आए। ये क्या था, एक खुशी थी, एक इज़हार था। तो प्रोफेसर साहब के पास मेरी एक ट्रेनिंग थी रीजेंट प्लाजा 5 स्टार होटल में। तकरीबन 200 से 250 लोग बैठे हुए थे। प्रोफेसर साहब भी आए मुझे कंफ्यूज करने के लिए। वो अपना माइंड बना के मुझे कॉल की थी उन्होंने ख़ास तौर पे कि सर मैं आपने आपके जो है कि इवेंट का पास ले लिया है। मैं कहा सर मोस्ट वेलकम। और मेरा टॉपिक था की टू बी द बेस्ट, कि चाबी कितनी अच्छी है और कितनी अहमियत रखती है। मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ, 35 मिनट गुजरे। प्रोफेसर साहब ने हाथ खड़ा किया, कहा सर सवाल है। मेरी मजबूरी थी सर को सुनना सवाल। मैंने माइक वहाँ तक पहुँचाया। सर ने सवाल किया कि सर सवाल ये है कि आपने 35 मिनट का भाषण सुनाया मुझे नहीं लेकिन सबको। अब इन तमाम बातों का एक निचोड़ बताएं। मैंने प्रोफेसर साहब को जवाब देना चाहा। अब मुझे यकीन था अपने ऊपर, मुझे बिलीव था, मैंने कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे सर के सवाल का जवाब देना है। मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा प्रोफेसर साहब आपने कभी बर्तन धोए? तो प्रोफेसर साहब थोड़ा सा, जो आगे लोग बैठे हुए थे, एक दो लेडीज़ बैठी हुई थी और प्रोफेसर जो बैठे हुए थे, उनकी हंसी निकल गई कि बर्तन धोए। जब उन्होंने हंसे तो प्रोफेसर साहब को गुस्सा आ गया, मुझ पर हाइपर हो गए वहीं माइक पे लोगों के सामने कि सर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने मुझे क्या बोल दिया, आप इंसल्ट कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। मैंने कहा सर जी माफ़ कीजिएगा, माजरत, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आप यस और नो में जवाब दें, हाँ और ना में जवाब दें। तो सर ने कहा जी हाँ धोएं। तो मैंने कहा सर जैसे बर्तन को ज़्यादा अंदर से साफ़ किया जाता है और बाहर से कम, तो इंसान को अंदर से साफ़ करना शुरू कर दें तो बाहर से खुद ही चमक जाएगा। तो हमें एतमाद, यकीन, अपने ऊपर बिलीव तब होगा जब हम अंदर से साफ़ होंगे। हमारी सीक्रेट हमारे अंदर है। हम जितना उसको साफ़ रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, जितना अंदर से अपने मेल ख़राब जितने भी हैं ना वो हम लोग ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग खुद ब खुद चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से हमने अपने आप को चमकाने के लिए हमने क्या करना है, अपने अंदर को, सीक्रेट को, अपने अंदर सीक्रेट्स रखते हैं ना हम लोग, अपने जो बातें होती है सीक्रेट्स को छुपा के रखते हैं। नहीं यार कोई नहीं देखे इसको। हाँ, लड़के ज़्यादातर लड़कियों के नंबर जो होते हैं लड़कों के नाम से सेव कर लेते हैं कि यार ये कोई ना देखे, किसी को शक ना हो। ऐसे हो रहा होता है, मतलब सीक्रेट्स होते हैं ये। अगर ये सीक्रेट्स हम लोग सबके सामने ज़ाहिर करें और उसको साफ़ करके ज़ाहिर करें, एक पॉजिटिव वे में साफ़ करें, तो क्या हो रहा होता है हमारा, हम खुद ब खुद चमकना स्टार्ट हो रहे होते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, यार बहुत साफ़ इंसान है, दिल का भी साफ़ है, नेक इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है। तो आज से हमने पॉजिटिविटी और सीक्रेट्स को साफ़ करके हमने अपने आप को उजागर करने की कोशिश करनी है। अब आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? खुद की इज्जत। जब हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई इज्जत करेगा? जब तक मैं किसी के पास जाके उसको इज्जत नहीं दूंगा तब तक वो मेरे पास आके मुझे इज्जत नहीं देगा। मतलब एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या होता है,
सेल्फ रिस्पेक्ट में सबसे पहले सेट गोल्स। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आप क्यों पैदा हुए हो? आपका गोल क्या है? मैं ये पूरा समझाने के बाद आपको बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। सेट गोल्स, हमने अपने गोल्स को सेट करना है सबसे पहले कि हमने करना क्या है, आखिर होना क्या है। उसके बाद ईट राइट, हम वो खाएं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, ठीक है? हम तो चलो कह रहे होते हैं यार चलो खा लो, डायबिटीज़ है, चलो मीठा थोड़ा सा खा रहे, कौन सा रोज़ खा रहे होते हैं, लेकिन क्या पता उसी डायबिटीज़ की वजह से, उस मीठे की वजह से, उस एक कतरे की वजह से आपको कुछ हो जाए, ठीक है? उसके बाद जब तक हम ठीक नहीं होंगे, जब तक सेहत नहीं होगी, तो मैं कहता हूँ कि गोल्स को अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सेहत बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही है। उसके बाद है लव योर सेल्फ। आप अपने आप से कितना प्यार करते हो? चोट लग गई, कोई नहीं यार, बस खैर कोई मसला नहीं यार, बैंडेज कर लो, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना है, मतलब हम अपने आप से प्यार नहीं करते। हाँ, थोड़ी सी बात को आप सीरियस लो। जब तक आप बातों को सीरियस नहीं लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चा है, अपने अब्बू के साथ बाजार गया है, आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, कोई चीज़ अच्छी लग गई, बैलून अच्छे लग गए, उससे क्या होगा? अब्बू लेके दो ना प्लीज़। अब्बू बोल रहे नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ये गंदी चीज़ है, नहीं नहीं अब्बू लेके दो ना प्लीज़, थोड़े से आज दिल कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, रेड कलर में है बैलून, दे दो ना। अब्बू ने जिद की कि नहीं बेटा नहीं लेके देनी। बच्चे ने क्या करना, नीचे लेट जाना। अब्बू ने बोला चलो ऑटो लेके देता हूँ। मतलब बच्चे का गोल क्या था? रेड बैलून लेना। बच्चे ने लिया, कैसे लिया? जिद करके। तो आप भी अपने गोल जिद करके ले सकते हो। जब तक आप अपने मकसद के पीछे जिद नहीं लगाओगे, जब तक आप अपने मकसद के पीछे जिद करके नहीं भागोगे, तब तक आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। आपको मकसद हासिल करने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। आपको मकसद हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। आपको छोटा बच्चा ना है, मुझे कुल्फी चाहिए, हाँ सही है। उसके बाद क्या है? फोकस ऑन फिटनेस, ये भी इसमें आ जाता है। रेस्ट एंड रिलैक्स। आप रेस्ट और रिलैक्स कितने हैं? क्या है? रेस्ट और रिलैक्स कितने हैं? जब बंदा एक रेस्ट करेगा, रिलैक्स रहेगा, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अपने गोल के लिए इतने हद तक भाग सकता है कि वो थक नहीं सकता फिर, क्योंकि वो रिलैक्स था। जब भागना स्टार्ट किया, अपने मकसद तक आखिर पहुंच के ही रहेगा। ईट राइट आ गया फिर से। स्माइल, मैंने बताया कि मुस्कुराहट अपने मुंह पे रखनी है। मम्मा पापा को कैसे मनाना है जब मारने के लिए आ रहे हो, तो क्या कहना है? सांस को कैसे? सांस जो है ना सर, वो हमारे अंदर जो है उसको भी सर कंजेक्ट करने का थोड़ा सा वे होता है कि सांस भी पहले कभी बहू थी, तो ये एक रवैया हमारा पीछे से चलता हुआ आ रहा है। तो आजकल के हमारे जो ड्रामे में सीरियल्स चल रहे हैं ना, उसमें अक्सर लड़ाई दिखाई जा रही होती है, और उन लड़ाइयों को देख के वो घरों में भी फिर उसी माहौल को लेके चला जा रहा होता है। तो फिर इसी वजह से वो ड्रामे के सीरियल्स को लेके उसी बातों पे जहन देखें। हम लोग जो चीज़ देखेंगे वही हमारे पॉइंट ऑफ होगी। आज आप मुझे देख रहे हैं तो आपके जहन में सिर्फ मैं ही आऊँगा। आज आप घर पे जाके मेरी बातें करोगे, कल परसों, मतलब ये जो अच्छी बातें मेरी लगेंगी ना आपको, आप अपने पास रखोगे। तो वो जो लड़कियां जो कर रही होती हैं, जो मतलब ज़्यादातर ड्रामे देख रही होती हैं, तो फिर उस वजह से वो अपने माइंड में भी उनकी यही बातें होती है कि क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो। इस वजह से वो पॉइंट ऑफ कर रहे होते हैं। करना चाहिए ना, टीवी ना देखें। जी अकॉर्डिंग टू यू सोशल मीडिया को रोमांस सहायता न कर, अकॉर्डिंग टू यू, तो सर इसका क्या हाल है? देखें, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, तो इसको कंट्रोल करना हमारे बस में तो नहीं है। लेकिन इस पे हम लोग खुद, जब हमारा अपना यकीन, जो हमारा एतमाद है, उसको जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जब देखें, इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है हर चीज़ को, ठीक है। अब जैसे मैंने सर ऊपर बैठे हुए थे, मैं भी सर के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने बताया सर हमारे घर में सिर्फ 3 चैनल्स को ज़्यादातर देखा जाता है। जैसे मेरी फैमिली है, ज़्यादातर मोटिवेशंस को, ELC को देखती रहती है। अब्बू आते हैं तो न्यूज़ सुनते रहते हैं, बच्चे हैं तो कार्टून्स देखते रहते हैं। तो ये एक मतलब माहौल बना हुआ होता है। देखें, घर में हर किसी के रूल्स होते हैं। भाई जहाँ से कंघी उठाई है वहीं रखनी है, जहाँ से तेल उठाया है वहीं रखना है, जहाँ से शैम्पू उठाया है वहीं रखना है। मतलब हर तरह के एक एक रूल्स बने हुए होते हैं। तो आप रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह ऐसी कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। तो आगे चलते हैं। एंजॉय लाइफ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, केयर ऑफ अदर्स, दूसरों का भी ख्याल रखना है। टेल योरसेल्फ यू कैन डू दिस। आपने अपने आप से कहना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो।
अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि लोगों की बातों में आके कि मतलब जो है कि मैं नहीं कर सकता यार, फिलहाल बंदा बोल रहा था मैं नहीं कर सकता, वो फिलहाल बंदा बोल रहा था ना, शायद वो नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। तो आपने अपने ऊपर एक बहुत अच्छा एतमाद बनाना है और उसी को आगे लेके चलना है। ओके, सो नेक्स्ट, मेंटेन योर वर्क। अपने वक्त को हमने अगर हमने हमारे ऊपर जब बिलीव हम अपने ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ हमने अपने ऊपर एतमाद कर लिया हमारा गोल हमारे पास भागता हुआ आएगा, नहीं। जब तक हम उसके अंदर काम नहीं करेंगे, जब हम उसे अपना एक जैसे हमारा एक रूटीन बनी हुई होती है डेली बेसिस पे कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये वर्क हमने मेंटेन रखना है कि हमने अपना गोल जो है उसको किस टाइम पीरियड में करना है। जब तक आप अपने गोल को टाइम पीरियड नहीं दोगे तब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं हो सकता। वजह सिर्फ ये है कि हमारे गोल को हमने टाइम पीरियड देना है। मैंने टाइम पीरियड जैसे कि सर ने कहा कि सर आप सियालकोट कब आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डेट्स आ रही होती हैं, 1 महीना पहले से स्टार्ट हो जाता है कि सर आपने यहाँ पे आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, इस डेट को, इस डेट को। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे कोई डेट, तो सर ने कहा आप बताएं। मैंने 9 मार्च दी और 9 मार्च को मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एक मेंटेन वर्क बनाया। मैंने सोचा कि भाई यार मुझे सियालकोट पहुँचने में कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। मतलब मैं परसों बैठा, कल 6:30 बजे यहाँ पहुँचा, मतलब वक्त से पहले मैं पहुँचा कि ताकि क्लास लेट ना हो। इस वजह से मैं अपने पास पहुँच गया और काम मेरा बहुत अच्छा डिज़ाइन हो गया और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। ये होता है मेंटेन वर्क। जब तक हम अपने काम को मेंटेन, अच्छा मैं अगर आज यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं कहता यार मैं वर्कशॉप डिज़ाइन कर लूँ, उसके बाद देनी है, बच्चे आएंगे, करेंगे, बैठेंगे, तो मैं शायद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं पहले से प्रिपरेशंस नहीं करके आया था। प्रिपरेशन सक्सेस के लिए बहुत अहम होती है। जब आप कामयाबी चाहते हो ना, जिस चीज़ के पीछे जाना चाहते हो, उसकी प्रिपरेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारी उम्रें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, हम बड़े हैं, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 50 साल का। आपको पता है आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? किसी को पता है? कोई सब बता सकता है कि मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? नहीं। ये सवाल मैंने प्रोफेसर्स के साथ भी किया। मैंने कहा सर आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? मैंने कहा सर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अभी इतना अचीव कर चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी की अब क्या वैल्यू बताऊँ? जाहिर सी बात है आप अभी भी तो जी रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी की तो वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा चलें, आप लोगों को मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आपको पता चलता है कि आने वाले 3 घंटों में आपकी मौत हो जाएगी, तो इन 3 घंटों में आप क्या करोगे? आपको पता चल जाता है, एग्जाम्पल है कि आपकी मौत हो जाएगी 3 घंटे बाद, तो इन 3 घंटों में आप क्या करोगे? तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मुसला बचा के बैठ जाएंगे, या अल्लाह नहीं मार, मैं तेरा बंदा हूँ। गले लगेंगे सबसे, सब आएंगे, रोएंगे, धोएंगे, बैठे होंगे, हम गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे हर वक्त, अल्लाह 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 अल्लाह। 3 घंटों में पता नहीं कितनी बार हम बोल देंगे, तौबा करेंगे। ये सब चीज़ें किसी को मालूम तो नहीं कब मौत होनी है। ये सारी चीज़ें हम पहले से क्यों नहीं करते? जब पता चलेगा फिर ही करें। ये सारी चीज़ें हमें पहले ही करनी चाहिए ना। अब बात आती है कि हमारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। एक बच्चा था 15 साल का, अपने अब्बू के पास आता है, कहता है अब्बू मैं 15 साल का हो गया हूँ। बोला जी। बोला मुझे नहीं पता मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। उसके अब्बू ने उसको क्या किया, एक पत्थर उठा के दे दिया। बोला मैं बताता हूँ आपने ज़िंदगी में करना क्या है। जाओ ये पत्थर बाज़ार में बेच के आओ, अगर वहाँ पे अगर इसकी आपसे कोई भी कीमत पूछता है तो आपने बगैर कुछ बोले सिर्फ 2 उंगलियाँ ऊपर करनी है और वो कीमत सुननी है, वापस आ जाना है, पत्थर देना नहीं है। बच्चे ने कहा चलो ठीक है। बच्चा गया बाज़ार में, पत्थर की आवाज़ लगाई, पत्थर बेचना है, पत्थर बेचना है। एक शख्स वहाँ से गुजरा, कहने लगा पत्थर बेचना चाहते हो? बोला जी हाँ। बोला कितने में? बच्चे ने 2 उंगलियाँ ऊपर की। कितनी? 2 उंगलियाँ ऊपर की। उस शख्स ने क्या $200 में ये पत्थर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे दे दो। बच्चा परेशान हो गया, $200? बच्चा भागता हुआ अपने अब्बू के पास आया, कहने लगा अब्बू इस पत्थर को एक शख्स $200 में ख़रीदना चाहता है, दे दूँ? कहते हैं नहीं। अब यही पत्थर आप म्यूज़ियम लेके जाओ, वहाँ पे भी यही आपने करना है, देना नहीं है। अगर आपसे इसकी कोई कीमत पूछे तो वहाँ पे भी आपने 2 उंगलियाँ ऊपर करनी है और पत्थर नहीं देना है, वापस आ जाना है।
फिर अब्बू का कहना मान के फिर वो बच्चा पत्थर लेके म्यूज़ियम निकल गया। म्यूज़ियम में बेचना स्टार्ट किया और वहाँ पे भी आवाज़ लगाई कि पत्थर बेचना है, पत्थर बेचना है, पत्थर बेचना है। तो फिर एक शख्स वहाँ से गुजरा, कहने लगा पत्थर बेचना चाहते हो? बोला जी सर बेचना चाहता हूँ। बोला कितने में? बच्चे ने 2 उंगलियों ऊपर की। उस शख्स ने क्या, $2000 में ये पत्थर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे दे दो। भागता हुआ अपने अब्बू के पास आया। अब्बू कहते अब्बू अब्बू यही पत्थर है ना जो मैं बाज़ार लेके गया था, इसकी $200 कीमत मिल रही थी, अब $2000 कीमत मिल रही है, दे दो? कहते नहीं, अब यही पत्थर आप डायमंड मार्केट लेके जाओ और वहाँ पे भी आवाज़ लगाओ। वहाँ पे भी अगर आपसे इसकी कोई कीमत पूछे तो आपने बगैर कुछ बोले सिर्फ 2 उंगलियाँ ऊपर करनी है। बोला ठीक है जाता हूँ। फिर वहाँ लेके गया, वहाँ पे आवाज़ लगाई। फिर वहाँ से एक शख्स गुजरा, उसने भी पूछा यही कि आप पत्थर बेचना चाहते हो? बोला जी हाँ। बोला कितने में? फिर उसने 2 उंगलियाँ ऊपर की, बताई हुई बात पे उसने 2 उंगलियाँ ऊपर की। तो वो शख्स कहने जाता है क्या $2 लाख में? मुझे दे दो, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है आखिर मुआवजा क्या है? भागता हुआ अपने अब्बू के पास आता है रोता हुआ, कहता है अब्बू क्या है आखिर, मुझे समझ नहीं आ रहा, हो रहा क्या है ये आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? यही पत्थर मैं बाज़ार लेके गया, $200 में ख़रीदना चाहता था कोई, अब मैं ये पत्थर म्यूज़ियम लेके गया तो 2000 में बिक रहा था, अब ये पत्थर मैं डायमंड मार्केट लेके गया हूँ तो 2 लाख में बिक रहा है, मुआवजा क्या है? बोला बेटा यही तो आपकी वैल्यू है, वही तो आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो। आप एक अनमोल मोती हो, अगर आप अपने आप को बाज़ार में रखोगे तो उनको इसकी कीमत नहीं पता, वो आपको 200 देंगे आपको, और आप अपने आप को म्यूज़ियम लेके जाओगे तो आपको 2000 में लेंगे, और अगर आप अपने आप को डायमंड मार्केट लेके जाओगे तो आप लोग 2 लाखों में बिकोगे। तो आज से आपकी वैल्यू आपने खुद डिसाइड करनी है, आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, बाज़ार में, म्यूज़ियम में या डायमंड मार्केट में? ये हमारे ऊपर खुद डिपेंड करता है, हमारा एतमाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते हैं। उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप एंड गो अहेड। हम देखें कामयाबी का आपको एक राज बता दूं कि कामयाबी है क्या। हम पैदा हुए ये कामयाबी है, ठीक है, हम 2 दिन के हुए ये कामयाबी है, हम 3 दिन के हुए ये कामयाबी है, हम जो आज तक करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ हमें मिलती हुई आ रही है, ये हमारी कामयाबी है। जो हम बड़ा करना चाहते हैं ना, वो हमारे लिए गोल है। जो हम सक्सेस होना चाहते हैं, मतलब बहुत बड़ा कुछ होना चाहते हैं, यहाँ पे आके खड़े होना चाहते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा गोल है और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। वैसे हम कामयाब रोज़ हो रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। हम खा रहे हैं, कामयाब है, हमारे हाथ पाँव सही हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। आप उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो कैसे खाते हैं, वो कहेगा मैं नाकाम हूँ, मेरे पास हाथ नहीं, मैं खाऊँ कैसे। जिनके पास टांगे नहीं है उनसे पूछो कि आप कामयाब हो, बोलेगा मैं कहाँ से कामयाब हूँ, मेरे पास तो टांगे ही नहीं, मैं चलूँ कैसे। आप अंधे से पूछो कि कामयाबी क्या है, वो बोलेगा मैं तो देख ही नहीं सकता मैं किस चीज़ का कामयाब हूँ। तो अल्लाह ताला ने, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा इंसान बनाया, बहुत अच्छा इंसान बनाया। हम लोग कामयाब हैं क्योंकि हम बिल्कुल फिट है, हर चीज़ हमारे पास है। वो वेलकम फिल्म में कहते हैं ना, वो सुनील शेट्टी के, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है राजू, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, हाँ मत जा। तो ये चीज़ें होती है, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। तो हमने कभी ये नहीं सोचना है, कभी हमने जो है कि नाशुक्री नहीं करनी है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा इंसान बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है, तो हमारे पास सब कुछ है। और हमने अपने स्टार्टअप कैसे लेना है, देखें आज ELC कहाँ से कहाँ पहुँचा है आप सबको मालूम होगा शायद। कहाँ से, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हमेशा हम लोग छोटे से लेते हैं, यहाँ से ऐसे से इतना सा स्टार्ट लेते हैं, और ये आप बीज लगाते हो दरख्त बन जाता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो बीज दरख्त कैसे बनता है, बीज बड़ा होता जा रहा होता है, बड़ा होता जा रहा होता है, और वो आते 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 बड़ा दरख्त बन जाता है और दूसरों के लिए छांव बन जाता है। तो हम भी वही बीज वो बैठे हैं जिसको हम कामयाब होना चाहते हैं, जिसके लिए। तो हमने स्टार्टअप कैसे लेना है, स्टार्ट हमने क्या करना है, स्टार्ट लेना है, कोई भी काम करना है हमने, तो सबसे पहले हमने उसके लिए थिंक करना है, सोचना है कि करना क्या है। हमने पहली सीढ़ी पे सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई करना क्या है। दूसरी सीढ़ी पे जब हम चले तो हमने एनालाइज शुरू कर दिया, कि तसव्वुर करना शुरू कर दिया कि आखिर ये होगा कैसे।
सोच तो लिया, होगा कैसे? जब हमने सोच लिया कि ऐसे होगा, फिर हमने उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। चले उसमें क्या क्या होना चाहिए, कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पूरी प्लानिंग कर दी। क्या इसमें हर चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। जब हमने कहा कि यार चलो प्री प्लानिंग भी हमारी अच्छी हो गई है, तो हमने फिर क्या करना है, फिर स्टेप हमने क्या करना है, ट्राई, कोशिश करनी है। हम यहाँ तक जब पहुँचते हैं ना, ट्राई कोशिश करने के पहुँचते हैं, जब हम करते हैं तो नहीं होता, तो फिर हम लोग दोबारा इसी सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हम इन्हीं सीढ़ियों को थोड़ा सा और करेंगे तो मज़ीद आगे कामयाबी होती है। तो जब हमने ट्राई किया, कोशिश की, तो फिर हमने क्या करना है, डू करना है, फिर डू अगेन, दोबारा करना है, फिर कीप ऑन डूइंग, और करते चले जाना है, और फिर क्या मिलेगी हमें, सक्सेस। तो यही आपकी सबसे कामयाब जो होना चाहता है ना, तो इस वे को अगर आजमा के कामयाब होगा तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। देखिए, हमें किस चीज़ की नीड होती है, हमें किस चीज़ की नीड होती है, मोटिवेशन की। घर में अम्मी अबू मोटिवेट कर रहे होते हैं, बेटा आपने बड़ा इंसान बनना है, ये करना है, वो करना है, फलां करना है, आपको बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं। आप मोंटेसरी के बच्चे के पास जाओगे ना, पूछोगे बेटा क्या बनना चाहते हो, शायद डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसको बड़े ड्रीम्स दिए गए हैं, बड़े ख्वाब दिए गए हैं कि आप डॉक्टर बनोगे। क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। अब मोंटेसरी का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी मेहनत करने के बाद बनता है। जब बच्चा वही मोंटेसरी वाला डॉक्टर बनना चाहता था, थोड़ा आ गया, 5 तक पहुंचा, बड़े बड़े सवाल देखे, अम्मी याद नहीं हो रहे क्या करना है, आप तो कह रहे हो डॉक्टर बनो। बेटा याद करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। फिर सोचता है कि यार 5वीं क्लास में, 5 क्लास में इतने बड़े सवाल हैं, तो 8वीं में कितने बड़े होंगे, 9वीं और 10वीं में कितने बड़े होंगे। वो अपने लेवल को डिस्कस नहीं करता। ये नहीं सोचता कि मैं 5 के बाद 6 में जाऊंगा तो मेरा लेवल 6 का होगा, मैं जब 6 से 7 में जाऊंगा तो मेरा लेवल 7 का होगा, मैं जब 7 से 8 में जाऊंगा तो मेरा लेवल 8 का होगा, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। उस टाइम पे उस बच्चे को ये सोच नहीं होती, तो वो क्या कर रहा होता है, 5वीं क्लास में वो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, कहने लगता है, खुद से ही कहने लगता है कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो खुद से कहना शुरू कर दे कि मैं नहीं कर सकता, तो जब हम खुद ही बोल दें कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। वो कैसे जी? ये बच्चे को यही क्यों कहा क्यों जाता है कि तुम बेटा डॉक्टर बनोगे या तुम ही इंजीनियर बनोगे? बच्चे से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा तुम क्या बनो? देखें, बच्चा उस टाइम के जब बच्चा होता है ना, बच्चे का दिमाग इतना सा होता है उस टाइम पे, उसको इस बात का इल्म नहीं होता, उसको बताने वाले हम होते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, इंजीनियर बहुत अच्छा है, पायलट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो देखो जहाज उड़ा रहा है, कितनी ज़बरदस्त बात है, पायलट है वो। उसको ख्वाब हम खुद दे रहे होते हैं, तो बच्चा भी उसी बात पे सोचता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर अगर हम उससे पूछें तो बात बनती है। ठीक है, जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बेटा इससे शादी करेगा नहीं, ये फोटो दे। क्यों? उस टाइम पे क्यों पूछ रहे होते हैं? क्योंकि बच्चा जब मैच्योर होता है तब बच्चे से पूछा जाता है। जब बच्चा छोटा है, अच्छा जब बच्चा छोटा है उससे बाप वाला पूछ के लेगा कि भाई जो है कि मैं एक स्कीम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 200 गाड़ियाँ हैं और 300 मोटर बाइक हैं और LCDs वगैरह हैं, क्या स्टार्ट करूँ या नहीं? अब 5 साल का बच्चा अपने अबू को बोलेगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उसके साइंस के मुताबिक होता है। हर किसी का अपना दिमाग होता है, बच्चा बच्चा होता है, बड़ा बड़ा होता है। सही है। तो यहाँ मोटिवेशन जो है, हमें किस चीज़ की नीड होती है? एक ज़रूरत होती है हमें, एक वैल्यूज़ होती है और गोल्स होते हैं। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम मोटिवेशंस कहते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? मोटिवेशन की है। अब जब इंसान 18 साल का हो गया, उसको पता नहीं मैंने करना क्या है, सक्सेस कैसे आएगी, मैं क्यों नाकाम। सबसे पहले हमने वजह ढूंढनी है कि नाकाम हम क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले हमने वजह ढूंढनी है। हज़रत इमाम गज़ाली, गौर से सुनिएगा, नाम सुना है ना हज़रत इमाम गज़ाली का? हज़रत इमाम गज़ाली कहीं दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। वो इल्म हासिल करना चाहते थे, तालीम हासिल करना चाहते थे। उसे बताया गया कि फ़लाँ शहर में बहुत बड़े आलिम हैं, वो जो है कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसके पास आप जाओ और जो है कि वो आपको इल्म सिखाएंगे, बहुत सारा ढेर सारा इल्म देंगे, आप कामयाब हो जाओगे। वो यहाँ से
30 दिन का सफ़र तय करके वहाँ पे पहुँचता है उस्ताद के पास। 3 महीने जो है कि वहाँ पे लगा के उस्ताद के पास सीखता है। जो उस्ताद सिखाता वो कॉपियों में लिखता जाता, जो उस्ताद सिखाता वो कॉपियों में लिखता जाता। तो वो जमा करके जब छुट्टी मिली उसको घर जाने की, तो घर जाके मतलब किताबें वगैरह उठाई और घर के लिए रवाना हुआ। काफ़िला पूरा एक रवाना हुआ। जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो डाकू आ गए। डाकू सब कुछ छीन के ले गए, इतने हद तक कि उनकी कॉपियाँ भी लेके चले गए। अब वो तो सोच में बैठ गया, जो उस्ताद ने मुझे पढ़ाया था मैंने कॉपी में लिखा था, तो वो कॉपियाँ भी डाकू ले गए। मेरा इतना मैंने मेहनत करने का फिर फ़ायदा क्या? मैं पढ़ूंगा कैसे? ये कॉपियाँ तो घर जाके मैंने पढ़नी थी, ये तो मेरा इल्म था, ये तो मेरी तालीम थी। बोला चलते हैं डाकुओं के सरदार के पास, उनको कहते हैं सब कुछ ले जाओ, मेरी इल्म की कॉपियाँ जो हैं, तालीम की कॉपियाँ, वो हमें वापस कर दो जो हमने सीखा है 3 महीने। फिर उसके पास पहुँचते हैं, डाकू के सरदार के पास। अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। बोला सरदार साहब, अर्ज़ है कि आपके डाकुओं ने जो है कि हमसे ये चीज़ें छीन ली हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे इल्म की जो मेहनत है, जो 3 महीने मैंने मेहनत की है, वो कॉपियाँ मुझे वापस दिलवा दो। तो डाकुओं का जो सरदार था हंसने लग गया। बोला भाई इसको कॉपियाँ वापस कर दो। और ऐसे इल्म हासिल करने का फ़ायदा ही क्या जो आपके पेट में नहीं सिर्फ कॉपियों में हो। मतलब कॉपियाँ जो जैसे हम लोग आज यहाँ तक खड़े हैं ना, तो हमारी मोंटेसरी की कॉपियाँ पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन हमें ABC याद है। तो इल्म जो है हमारे पेट में होता है, कॉपियों में नहीं होता है। हमें मोटिवेशन इस चीज़ की चाहिए, हमारे गोल्स यही इसी तरीके से सेट होते हैं। ठीक है। लेवल ऑफ बिलीफ, आप अपने ऊपर कितना लेवल का एतमाद करते हो? जी, आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने के लिए डिटरमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रगल? इंशाल्लाह। नेक्स्ट। तो इनके सवाल का जवाब भी इसी स्लाइड में है, तो आगे चलते हैं। लेवल ऑफ बिलीफ, आपका लेवल जो है, आपका एतमाद कितना, अपने ऊपर कितना एतमाद है। एक ड्राइवर से पूछोगे ना, भाई गाड़ी चला लोगे? जी सर चला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ट्रेन ड्राइवर से बोलोगे सर ट्रेन चला लेते हो? जी सर चला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। बाइक राइडर से पूछोगे बाइक चला लेते हो? जी सर चला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये क्या है? लेवल ऑफ बिलीफ। ये हमारा लेवल के हिसाब से एक एतमाद है। जब हमारा लेवल से हट के एतमाद जाता है, यार कर तो सकता हूँ लेकिन आपकी पता नहीं है गाड़ी कैसी है, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ। क्यों? थोड़ा सा वो हिचकिचाना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो उसके लेवल की नहीं है। अगर कोई FX चलाता है उसको प्राडो की चाबी दे दो, बोलो प्राडो चला। सर मैं तो अपनी FX चलाता हूँ, मुझे नहीं पता है इसका। क्यों? क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है। तो हमने अपने लेवल के मुताबिक अपने ऊपर एतमाद करना है। उससे ज़्यादा तब करेंगे जब हम अपने गोल के पीछे भागना, जिद करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ नज़र आ रहा है आपको, मेरे ख्याल से क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा अभी वाली ऑप्शन आपको, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। क्या है? चले किसी ने कोई शॉप लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसको नफ़ा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, यार पता नहीं क्या हो गया, पानी में चले गए पैसे, यार छोड़ो यार बंद कर दो। जब बंद कर दी तो फिर वो जो है कि इन्वेस्टमेंट हमारी बेकार हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, इन्वेस्टमेंट जब हमने कर दी उसके बाद हमने दोनों हाथों पे रिस्क उठा लेना है। क्या करना है? रिस्क उठा लेना है। भाई उठाओ, क्या करना है? रिस्क उठाना है। अल्लाह ताला कहता है कि वो रिस्क आपके लिए हराम है जिसमें नुकसान ना हो। मतलब रिस्क लो। रिस्क कौन लेगा? हम ही लेंगे ना, इंसान लेगा। रिस्क कौन लेगा? इंसान लेगा। उसके बाद साइड पे मैंने लिखा प्रॉफिट, रिस्क और लॉस। ये हमारे इन्वेस्टमेंट में जब हम रिस्क लेते हैं ना, तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। हमारे पास भी 3 चीज़ें ही होती हैं कि मैंने रिस्क लिया, प्रॉफिट होगा या नहीं, लॉस कितना होगा। जब आप अपने ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दोगे ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, आज मुझे नुकसान हुआ है तो कल मुझे फ़ायदा हो सकता है। अपने ऊपर जब एतमाद होता है ना कि आज मुझे किस वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान देखें होटल में तब होता है, मैं मिसाल दे देता हूँ होटल की। नुकसान में होटल में तब होगा जब कोई सालन बच जाएगा, जब कोई दूध ख़राब हो जाएगा, कस्टमर नहीं आएंगे। इन 3 चीज़ों से नुकसान होता है। अगर वो आपका सामान जितने आपने मटेरियल लिए वो सारा चल गया, उसके बाद आपको अगर लॉस हो तो
मतलब आपकी खुद की कहीं कमी है, मतलब आपने कहीं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मतलब तभी आपको लॉस हो रहा है। हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, जब प्री प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो सोच रहे होते हैं इसमें ये हो ये हो ये हो, इस दिन बारात आएगी, इस दिन वलीमा होगा, ये टाइम होगा, ये इस टाइम पे पहुंचेंगे। अच्छा, जो टाइम देते हैं उस टाइम पे हम लोग अक्सर पहुंच नहीं पाते शादियों में। वलीमा 4 बजे तो हमारी बारात हमारे पास 6 बजे आई है, तो ऐसा भी हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ बिलीव जो है हमारा प्रॉफिट, रिस्क और लॉस में जा रहा होता है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने जब सामने रखा तो हमें पता चल जाता है प्रॉफिट। एक मिसाल के तौर पे मैंने होटल खोली, मैंने उसमें 1 लाख का मटेरियल लगाया। अब मैंने ये रखना है कि इस 1 लाख के सामान से मुझे प्रॉफिट कितना मिलना है, वो सामने मैंने लिख दिया कि इतना प्रॉफिट होगा 1 लाख के सामान से, 1,20,000 निकलेगा भाई। लॉस कैसे होगा, कोई चीज़ ख़राब होगी उसको निकाल देंगे भाई, माइनस हो गया। ये एक तरीक़ेकार, मतलब हमें अपने ऊपर एक एतमाद हो, एक वे हो, हमें अपने आप को चलाने का एक अंदाज़ होना चाहिए कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं 2 लाइनों के। ये चुभन अकेलेपन की, ये लगन उदास शब्द से, ये चुभन अकेलेपन की, ये लगन उदास शब्द से, मैं हवा से लड़ रहा हूँ तुझे क्या बताऊँ कब से। जैसे ही हमने जीना स्टार्ट किया ना, जब से ही मैंने जीना स्टार्ट किया तो हम हवाओं से लड़ते हुए आ रहे हैं। एक जहाज है, हवा में उड़ता है, फिजा में उड़ता है, तो किससे लड़ रहा होता है, हवा से। हवा को दूर करता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। परिंदा उड़ता है तो कैसे जा रहा होता है, हमसे ज़्यादा कम वज़न जो है वो परिंदे के अंदर ऊंची उड़ान उड़ना शुरू कर देता है। तो हमें अगर ऊंची उड़ान करनी है तो हमें हवाओं से लड़ना पड़ेगा, तूफ़ानों से लड़ना पड़ेगा, मुश्किलातों से लड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझना है, प्रॉब्लम को हमने अपॉर्चुनिटी समझना है, मसले को हमने मौका समझना है, मसले को मसला नहीं समझना। जब अगर हम मसले को मसला समझेंगे तो मसला हल नहीं होगा, मसले को अगर मौका समझेंगे तो मसला हल हो जाएगा कि ये मुझे मौका मिला है इस मसले को हल करने का। ठीक है, इसको कौन कौन जानता है, कौन जानता है? सभी जानते हैं, मेरे पास तुम हो और मेरे पास तुम नहीं हो। हाँ, कौन कौन रोया था इनके लिए, दानिश के लिए? कौन कौन रोया था? सच्ची सच्ची बताएं, आज दिल की आवाज़ निकालें। 1 और 2 और 3 4, बहुत सारे आप माशाल्लाह। नहीं, जब मरा था सर, जब मरे थे, मतलब सर आप भी देखते हुए आ रहे हैं दानिश को। अच्छा, मतलब कि मेरे पास तुम हो, दानिश के लिए बहुत सारे रो। एक सीरियल था, ये सीरियल था ना, सच में तो नहीं मरे थे, लेकिन हमारे इमोशंस कैसे थे उसके लिए, यार दानिश मर गया, स्टेटस यहाँ वहाँ दुनिया में छा गया, भाई दानिश मर गया। जी सर, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए कौन रोता है? वेरी गुड, सर के लिए क्लैपिंग करें। देखें, हमारे इमोशंस ड्रामे सीरियल पे बहुत हावी हो चुके हैं। यहाँ से किसी ने सवाल किया था, मैंने बताया था, हम इतने गिर चुके हैं ड्रामों के लिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। और ये आज नहीं, कल नहीं, कई सालों से होता हुआ जुल्म आ रहा है। कभी किसी ने कहा है कि यार हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इतना जुल्म हो रहा है? सर वजह सिर्फ ये है कि सोचते नहीं हम। हमारे घर में जब होता है ना, तब हमें पता चलता है कि वाकई कुछ चला गया, एहसास होता है। और हमारी गवर्नमेंट की भी कुछ नाअहली इसके साथ है कि हमारे भाइयों के साथ जुल्म होता आ रहा है। हम ड्रामे सीरियल पे रोते हैं, लेकिन कभी इनके ऊपर नहीं रोते कि यार हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है। और इनको पता है आपको कि इनके हाथों में आपने पाकिस्तान के झंडे देखे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको यकीन है कि पाकिस्तान हमारा है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि ये हमारा है, तभी हम नहीं रोते। शायद ऐसा हो।
तो आज से हमने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं, हमने रियलिटी पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये क्या है? इसको थोड़ा एक दो कोई एक्सप्लेन कर दें इसको कि ये क्या हो रहा है। नीचे लिखे हुए को छोड़ दें, ये कुछ भी नहीं है, पिक्चर पे फोकस करें। सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और एक जो है कि वो ऐसे करके खड़े हुए हैं, वो देख रहा है कौन गिर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब कि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हमें नहीं पता कि हमारा गोल क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे ख्वाब क्या है। लोग देख रहे हैं हमें कि कोई कैसे नाकाम हो रहा है, हम एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में होता डरा डरा, ये क्यों कामयाब हो रहा है। नाकाम हो ये। 4 मेंढक थे, एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। क्या थे? मेंढक 4 थे, दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने फैसला किया, तय किया कि हमने इस पेड़ की ऊंचाई पे पहुंचना है। पहले एक चढ़ने लगा और नीचे 2-3 थे। ओए थोड़ा सा पाँव इधर कर, थोड़ा हाथ इधर करो, थोड़ा इधर। वो नीचे देखता, फिर ऊपर देखता, फिर नीचे देखता, फिर ऊपर देखता। ऐसा करते करते धड़ापा के नीचे गिरता। फिर दूसरा चढ़ने लगा, दूसरे ने भी यही स्टार्ट किया। फिर दूसरे जो 3 नीचे थे वो कह रहे थोड़ा इधर थोड़ा उधर, वो नीचे देखता ऊपर देखता, वो भी धड़ापा के नीचे गिरा। फिर तीसरा भी ऐसे ही चढ़ गया। तीसरा भी को भी उन्होंने, नीचे वालों ने फिर से उसको कहना शुरू कर दिया, वो भी नीचे देखता ऊपर देखता, तो वो भी धड़ापा के नीचे गिरा। जब चौथा चढ़ने लगा तो वो भी दोबारा, उन तीनों का काम ही यही था कि भाई इधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर, ये नीचे देखता फिर ऊपर चढ़ता, फिर नीचे देखता फिर ऊपर चढ़ता, फिर नीचे देखता फिर ऊपर चढ़ता। ऐसा करते करते ऊंचाई पे पहुंच गया। दोबारा नीचे उतर के आया, बोला हम भी तो मेंढक थे, हम नहीं चढ़ पाए, आप कैसे चढ़े? उससे बोलते जा रहे हैं, कहते हैं यार क्या? वो 3 उसको बोल रहे हैं आप कैसे ऊपर चढ़ गए? वो फिर बोलते क्या? उन तीनों को फिर याद आया कि वो बहरा था, हम उसको बोल रहे थे कि तुम नहीं चढ़ सकते, वो समझ रहा था कि हम तीनों नहीं चढ़ पाए, आप चढ़ जाओगे। तो आपने आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए आपको बहरा होना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके आना है कि आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकता। बिलीव स्टाइल जी। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे आपने पहले बताया कि उसे मोटिवेट किया जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो उसे ये क्यों कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कमजोर हो? बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो क्लैपिंग कर दें इनके लिए। सर आपके सवाल का जवाब ये है कि देखें जी, जी शरबत आप लोगों का ठंडा जो है वो गर्म हो रहा है, तो पीना स्टार्ट कर लें, सुनते रहें साथ साथ अपना जो है कि जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप फ्रेश बैठे रहेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, सुनने में बोर नहीं होंगे आप लोग, ठीक है? ओके, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। भाई ने सवाल किया कि बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर उसको हम क्यों कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। वो हम तब करते हैं क्योंकि माशरे में बच्चा जब बड़ा होता है तो वो देख रहा होता है कोई नाकाम हो रहा है, उसके लिए एक हमारे सामने एक चीज़ रखी हुई है, ठीक है? इसमें वज़न कितना होगा? 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, ऐसे ही वज़न होगा। हम सारे बाहर निकल देते, 4 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को भेजूंगा अंदर, और उसको कहेंगे बेटा ये चीज़ आपने बाहर लेके आनी है, तो उसको बोलना कुछ भी नहीं है, वो बच्चा ले आएगा कैसे भी करके, क्योंकि उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि ये काम आप नहीं कर सकते, आपकी वज़न से ज़्यादा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब हम बच्चों को डिमोटिवेट खुद कर रहे होते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं। जब बच्चा, अब देखें नमाज, जुम्मे की नमाज आप पे देखें बच्चों को पीछे किया जा रहा होता है, बच्चा पीछे हो जाओ, शोर नहीं करना है, ये नहीं करना है। मैं कहता हूँ बच्चों को आगे खड़ा करो तो बच्चा सीखे। जब तक हम अपने बच्चों को खुद आगे नहीं करेंगे तब तक बच्चा हमारा आगे नहीं आएगा। बिलीव स्टाइल, अब बिलीव स्टाइल ऐसा था कि आपको नजर आ रहा है कि गिरा पड़ा है पूरा है। अब जब आप लोग यहां से उठोगे ना, आपको जमा में क्या मिला है? मोटिवेशन।
अब जब यहाँ से निकलोगे ना तो एक मुस्कुराहट, आपकी खुशी जो होगी ना वो आपके साथ होगी और आप ऐसे जा रहे होंगे, ओह भाई क्या हो गया, मैं कामयाब हो गया, सर ने बोल दिया है आज। क्योंकि हमारे साथ जब मोटिवेशन जुड़ जाती है ना, अच्छा किसी के पास 10,000 रुपये जो है कि रास्ते से मिल जाए, पहले ऐसे ही मायूस जा रहा था, 100 रुपये पड़े हुए थे जेब में, 10,000 रुपये रास्ते से मिल गए, उठाए बोला भाई यार क्या हो गया, आज तो मज़ा हो गया, आज तो मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, पार्टी करूँगा, ये करूँगा, यहाँ घूमूंगा, ये पैसे मैं यहाँ खर्च करूँगा। क्यों? थोड़ी सी उसकी, जब वो 100 रुपये लेके जा रहा था उसके मुंह पे इतनी मुस्कुराहट नहीं थी, जब उसको 10,000 रोड से मिल गए तो वो खुश हो गया। आप आए तो आपके पास ये चीज़ें नहीं थी, अब जब आपको ये चीज़ें मिली तो आप खुश हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमने आगे लेके निकलनी है। तो यही हमारी कामयाबी का रास्ता, हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है कामयाबी की मंजिल पे। 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट, 2 किस्म के माइंडसेट करते हैं हम। कितने? 2 किस्म के। एक कहता है कि तुम कर सकते हो, एक कहता है तुम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग कौन है? हम लोग खुद है। अगर हमें किसी में ऐब नजर आएगा तो हम बोलेंगे यार क्या कर रहा है यार तू, ये तो कैसे बन गया है। हमने आपस में बोला है ना, उसको तो नहीं बोला। अगर उसको बोल भी दिया तो क्या है, लोग क्या कहेंगे। ऐसा भी हुआ कि एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें ऐसा था कि एक शख्स जो है कि पैंट शर्ट पहनी, आगे से शर्ट लगाई, पीछे से निकाल दी, मतलब भूल गया लगाना, भूल गया वो। जहाँ जहाँ से गुजर रहा था सब देख रहे थे, यार क्या नया स्टाइल है यार, ज़बरदस्त, हम भी कल से यही करेंगे। दूसरे दिन जब वो रोड पे निकला तो सबने पीछे से निकाली हुई ऐसे जाके, सबने निकाली। वो परेशान हो गया, बोला क्या हुआ, ये सबने पीछे से शर्ट क्यों नहीं हुआ? बोला कल आपने ये स्टाइल लगाया था ना तो आज सभी ये लगा रहे। तो बोला ये तो मैं भूल गया था लगाना। तो ये ना, तो हमने दूसरों को फोकस नहीं करना है, स्टाइलों पे नहीं जाना है, हमने पॉजिटिव स्टाइल को देखना है, हमने अपने माइंड सेट को देखना है। अच्छा लोग तो चलो सोनार की दुकान खोल के बैठे हुए, आप भी करो, आप भी अपना माइंड बनाओ कि सोनार की दुकान खोल लेते हैं हम भी सारे मिलके। नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा कारोबार नहीं है ये। हाँ स्कूल खोल लें, हाँ हम लोग सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, हम स्कूल खोल सकते हैं। हम लोग कोई मोटिवेशन सेशन रख दें, हाँ हम लोग कर सकते हैं। आप चने बेचने वाले को बोलो क्या मोटिवेशन सेशन करवाना है, आप कोई बंदोबस्त कर दो, करेगा? नहीं, क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है इस बात पे। 2 किस्म के, हर किसी का लेवल अलग होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेवल ऑफ बिलीफ हमने बताया था ना, हर किसी का अपना एतमाद होता है कि भाई उसको बोले कोई चने की रैली दूसरी लगाने, बोलेगा वो फलां चौक अच्छा है, वहाँ पे रश होती है, वहाँ लगाओ। सही है ना? अगर मैं एजुकेटेड पर्सन से पूछूंगा कि सर सेशन कहाँ करवाना, सर फिलहाल जगह पे बच्चे बहुत हैं, टीचर्स बहुत हैं, वहाँ करवाओ, ये हाल भी अच्छा है, ये भी चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छा है, और वहाँ पे बच्चे भी बहुत हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी है, इस चीज़ पे सेशन करवाना सर, ये टॉपिक अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने सर को टॉपिक्स भेजे अपने, मेरे पास तो मोर देन 120 टॉपिक्स हैं, लेकिन सर ने 4 टॉपिक्स सिलेक्ट किए। मतलब सर ने कुछ सोचा होगा उस बारे में कि इस चीज़ की हमारे पास नीड है। ऐसा ही होता है ना, चने चटपटे करने के लिए टाइटल भी डालते हैं, खट्टा हो जाए थोड़ा सा। तो हमारी मोटिवेशंस में, हमारी बातों में यही चीज़ें होती है कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सब कुछ सीख के जाएं। देखें आपके पास जितना भी है ना, आपके पेट में जितना भी है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को भी समझाओ। ये नहीं सोचना कि यार मैं इसको बताऊंगा तो मुझसे ज़्यादा आगे ये निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये नहीं करना, ये हमारा माइंडसेट हमें उल्टा गिरा देगा। क्या पता जिसको आप बता रहे हैं वो इसमें आपसे एक और ऐसी बात कर दे कि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। देखिए मैं सियालकोट फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि सियालकोट कहाँ है। मैंने बाय एयर का सोचा हुआ था कि बाय एयर जाना है भाई, सुकून के साथ पहुँचेंगे वापस भी बाय एयर की तरफ से। लेकिन मेरे फैसिलेटर और मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं सर, थोड़ा सा रेल का एक्सपीरियंस करते हैं, रेल से बाय जाते हैं। चलो भाई रेल का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेकिन रेल का भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि रेल हमें 26, 27, 28 घंटों में पहुंचाती है, हमें पता चल गया। मतलब हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन वो वेस्ट नहीं हुआ मेरा टाइम। वो क्या हुआ, मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि रेल को कितना टाइम देना है, जहाज़ को कितना टाइम देना है। हाँ मतलब हमने अपने घर में भी यही सिचुएशन बनाई हुई होती है। सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं? 7-8 बजे।
दोपहर का खाना कब खाते हैं? 1, 2, 3 बजे। रात का खाना कब खाते हैं? 8, 9, 10 बजे। क्यों? कभी आप रात का खाना सुबह बना लो, 8, 9 बजे खा लो। दोपहर का खाना आप लोग रात को खाना, बोलो भाई ये दोपहर का खाना है, रात को खाते हैं 12, 1 बजे। नहीं, क्योंकि टाइम टेबल बना हुआ है और ये ऊपर से आ रहा है। सुबह उठना है, हमें नाश्ता चाहिए और लंच भी चाहिए और डिनर भी चाहिए। ये हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है। अगर हम कहीं सफ़र में जाते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, माँ पूछती है कि बेटा दोपहर का खाना कहाँ खाया? क्योंकि वो हमारे ज़िंदगी में एक मखसूस टाइम पे आता है और सबको पता है, तो उसको हमसे पूछा जाता है। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के गोल बनाओ, उन माइंड सेट बनाओ अपना। उस माइंड सेट पर आपने क्या करना है कि आपसे आपके वालिदैन पूछें कि आपने जो गोल बनाया था उसका क्या हुआ, और अपने गोल्स अपने वालिदैन को ज़रूर बताओ कि वो आपसे पूछें। आप जब भी घर आओ तो आपका बेटा जो आपने जो ख्वाब देखा है उसका क्या किया, मतलब आपको रिमाइंडर करवाएं। जो चीज़ हमारे पास रिमाइंडर होती रहेगी वो हमारे जहन में रहेगी, हमारे माइंड सेट में रहेगी, तो उस पर हम काम करने का भी दिल करेगा, उसको हम करेंगे भी और कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। अम्मी भी रोज़ पूछ रही है, पापा भी रोज़ पूछ रहे हैं, भाई वाले भी रोज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना मकसद अपना गोल सबको बताया हुआ है। अगर नहीं कर पाऊँगा तो मुझ पर हंसेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे। हम सारे इंसल्ट से भागते हैं कि इंसल्ट ना हो जाए, तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हम अपने मकसद को पा के ही छोड़ते हैं। तो अपने माइंड सेट को हमने इसी तरीके से रखना है, ठीक है। आई बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव माई सेल्फ। कौन कौन कह रहा है? देखें जरा, देख के बोलिएगा, पिक्चर में देख के बोलिएगा। आई बिलीव माई सेल्फ, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो बैठा हुआ है ना, इस चीज़ पे बैठा हुआ है, माइंड दिमाग पे बैठ के कह रहा है आई बिलीव माई सेल्फ। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस दिमाग को इसी में रख के फिर कहना है। ऐसा ना हो कि इस दिमाग को निकाल के उसके ऊपर बैठ के फिर कहना कि आई बिलीव माई सेल्फ, सही है। तो ये समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी सोच जो है ना आपकी, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। आप जो सोचते हो वो होता है। मिसाल के तौर पे मैं मैच देख रहा हूँ कि एक आउट हो गया, अब मुझे पता था आउट होना है, मुझे पहले ही पता चल गया था, बोल दें, क्योंकि हमारी सोच में पहले ही होता है। अगर ऐसा कुछ तो फिर हम लोग बोलते हैं। अगर छक्का लग जाता है, दूसरा साइड में बैठा, मुझे पता था यार इस बॉल पे छक्का लगना था इसका, क्यों? थोड़ा सा उन्होंने बिलीव किया हो, तो उनको यकीन होता है कि यार ऐसा होना चाहिए। बस जो सोचेंगे वो होगा, जो सोचेंगे वो होगा। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे तब तक अच्छा नहीं होगा। जब आपकी सोच अच्छाई की तरफ जाएगी तो अच्छा होगा, जब बुराई की तरफ जाएगी तो बुरा होगा। आप मोबाइल चला रहे हो, आपकी सोच अच्छी है, आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपका लेवल अच्छा है, तो आपने यूट्यूब खोला, इस्लाम की, दीन की बातें निकाल के लगाना शुरू कर दी, सुनना शुरू कर दी, उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बैठा हुआ है, उसकी सोच भी ये है, लेकिन उसने यूट्यूब खोला और क्या लगा दिया? कोई मिल गया, फिल्म लगा दी। हर किसी की सोच डिपेंड करती है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो चीज़ आपके। अब तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ हमारे पास कर दी हैं। इंसानों को इतना अच्छा अच्छा दिमाग दे दिया है, इतना अच्छा दिमाग दे दिया है कि इंसान हमारे लिए सहूलतों के ऊपर सहूलतें करते जा रहे हैं। हर चीज़ आपकी जेब में पड़ी हुई है, हर चीज़ है इसके अंदर, या नहीं है इसके अंदर। उसके बावजूद भी हम उसको इस्तेमाल नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। यकीन करें, मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ट्रेनर हूँ, प्रोफेसर्स को भी लेक्चर करवाता हूँ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। और ये कॉन्फिडेंस होता है, यह अपने अंदर का एक एतमाद होता है, बिलीव होता है। यहाँ पे कितने लोगों की ख्वाहिश है, मुझे देख के कितने लोगों की ख्वाहिश बन रही है कि हम भी एक इस तरीके से बने जैसे आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। सबको बन रहा होगा माइंड के, यार ये इतना सा हो कि हमें आके समझा रहा है और हम वहीं के वहीं। हर इंसान कर सकता है जी। हाँ, हाथ खड़ा करके बताएं किस किस को ऐसा फील हो रहा है कि जो है कि हमें आगे आना चाहिए।
सबको ही लगेगा यकीनन, क्योंकि हम हर इंसान आगे आना चाहता है, हर कोई एक अपने लेवल तक पहुंचना चाहता है। जो डॉक्टर बनना चाह रहा होगा ना, जो है कि मतलब एंट्री टेस्ट में भी पास हो गया है, तो वो किसी डॉक्टर को देख कर खुश होगा, मैं भी ऐसी कोट पहनूंगा, यही इसी गाड़ियों में आऊँगा, ये होगा वो होगा। जी जी अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। क्लैपिंग कर दें मैम के लिए थोड़ा सा। मैं एक कोटेशन बोल रहा हूँ और उसका मकसद मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? तैयार रहिएगा। और जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना ठोकर के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? सोच लें, फिर से पढ़ूं? जी पढ़िए फिर से पढ़ूं? ओके, फिर से पढ़ता हूँ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना ठोकर के इंसान चमक नहीं सकता, बिना ठोकर के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हकीकी समझ लो, उसको तराशा जाता है, उसको तकलीफ़ दी जाती है, उसके बाद उसको खूबसूरत बनाया जा रहा होता है। तो यही चीज़ें, इंसान भी खूबसूरत तब बनता है जब वो रगड़ें खाता है, जब वो ठोकरें खाता है, जब वो 1000 बार गिरने के बाद एक बार फिर उठता है, तब जाके चमकता है। क्षमा है वो भी जल के लाइट दी। बिल्कुल। अब मैं ट्रेन से जब आ रहा था, गौर से सुनिएगा, मैं जब ट्रेन से आ रहा था तो मुझे वो शख्स मिला जो हमें कामयाब नहीं होने देता। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है तू? बोला छोड़, मैंने जाना है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा किसी को। ऐसे कैसे जाने दूं मैं आपको? आप हम सब की रुकावटें बनते हो, आप हमें कामयाब नहीं होने देते। मैं आपको सियालकोट लेके चलूँगा। बोला सर मुझे देर हो रही है, सियालकोट तक मैं आपके साथ सफ़र नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा चलो मुझे एक पिक लेने दे दो, मैं आपकी एक तस्वीर ले लूँ, ताकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ सियालकोट वालों को दिखाऊं कि भाई ये वो नाकाम इंसान है जो हमें कामयाब नहीं होने देता। तो उनसे मिलना चाहोगे, उसकी तस्वीर देखना चाहोगे? है ना? ऐसा ही है सर। महज थोड़ा सा जहन के साथ आप जाके थोड़ा उसकी तस्वीर मैंने बड़ी फ्रेम में लगवाई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? तो जब तक हम एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का लूँगा, मैंने अपनी एक किताब लिखी है, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। किताब का नाम कैसा लग रहा है आप लोगों को? जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। 100 पेजेस पे मैंने उसको लिखा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी उसका आ रहा है, बहुत अच्छा, मतलब जो है कि उसको लोग चाह रहे हैं। और नाम सुन के लोग हैरान हो जाते, कहते हैं सर क्या नाम रखा है आपने? और ये नाम मैंने वहाँ से रखा था जब मैं स्कूल में 4 क्लास में पढ़ता था। मैं अपने क्लास का एक पप्पू था। जैसे हर क्लास में एक पप्पू होता है कि भाई नाकाम, मतलब नालायक होता है, पढ़ता नहीं है, पीछे बैठा रहता है, फेल हो रहा होता है, C ग्रेड D ग्रेड आ रहा होता है। तो उनमें से मैं एक हूँ, और जो आप लोगों के सामने आज आप लोगों को खड़े होकर समझा रहे हैं। मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। मैथ में मैं 0/0 था। मैथ का टेस्ट हुआ, हमारे उस्ताद ने टेस्ट लिया, मेरे नंबर देख के सर ने कहा क्या आप जतोई मेहनत नहीं कर रहे आप? तो मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हुए थे, बनिया था, कहा सर जतोई नहीं सुधरेगा। क्या बोला? सर जतोई नहीं सुधरेगा। तो सर ने वहाँ पे एक अल्फाज बोला था, बोला जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। तो वो जो कुछ नहीं करता वो आज कमाल कर रहा है। तो उसी बात को लेके मैंने एक किताब लिखी, जो कुछ नहीं करता वाकई वो कमाल करता है। सॉरी मेरी ज़बान थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी। तो मुखल्लिस मंजिल की अंदर इतनी कामयाबी छुपी होती है, और से सुनिएगा, मुखल्लिस मंजर के अंदर इतनी कामयाबी छुपी होती है जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। अब मंजिल को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं कि मंजिल बहुत बड़ी है। पेड़ कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? उसको उठा लोगे? नहीं ना। उसका बीज कितना है? इतना सा। उसको उठा लोगे आराम से?
तो हमने मंजिल नहीं उठानी, हमने उसका बीज उठाना है। तो मंजिल हमारी खुद ब खुद हाई हो जाएगी, हमारी मंजिल खुद ब खुद आगे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग लिबास के ऊपर भी जा रहे होते हैं कि लिबास अच्छा होगा तो मतलब सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा है नहीं है ना ऐसा। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं कहानियाँ बहुत लिखता हूँ और बहुत जो है कि उस पर बहुत दिलचस्पी है कहानियों के ऊपर मुझे, और मोटिवेशनल कहानियाँ मैं बहुत सुनाता हूँ अपने इवेंट्स में, ताकि कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात होती है जो दिल पे लग जाती है। पूरे इवेंट में पूरा इवेंट अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात ऐसी होती है जो दिल पे लग जाती है और उस पर बंदा एक बात पे भी कामयाब हो सकता है, और वही शायद आपको कामयाबी के राह पे लेके चला जाए। एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई और इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि बस क्या मैं आपको बताऊं। आया अपने अब्बू के पास, कहने लगा अब्बू पेंटिंग देखो कैसी बनाई है, कोई गलती हो तो मुझे बताओ। अब्बू ने बोला बेटा गलती तो कोई नहीं है, बहुत अच्छी बनाई है आपने। बोला नहीं अब्बू बताओ ना गलती कोई बताओ। बोला मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही। बोला मार्कर ले आओ। बच्चा मार्कर लेके आया। अब्बू ने नीचे एक अल्फाज लिखे कि अगर इसके अंदर कोई गलती हो तो उस पर टिक का निशान लगाना, जैसे ना सिग्नेचर कहते हैं, टिक का निशान लगा देना है। वो लिख के दे दिया। लिखा क्या लिखा कि अगर इसमें अगर कोई गलती है तो उस पर टिक का निशान लगा दें या गोलदारा लगा दें, और बच्चे को लिख के दिया। बोला अब्बू ये क्यों लिखा है? बोला अब ये जाओ आप मेन बाज़ार के चौक पे गली में नीचे करके लगा के आओ, और इसमें अगर कोई गलती होगी आते जाते लोग देखेंगे तो वो उस पर टिक कर देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा आपकी गलती कौन सी है। मुझे बोला चलो ठीक है अब्बू ऐसा ही सही है। गया और वहाँ पे लगा दिया। शाम को जाके देखा तो तस्वीर नज़र ही नहीं आ रही, सारे टिक 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 मतलब पूरे टिक टिक लगे पड़े, तस्वीर नज़र नहीं आ रही जो इतनी बच्चे ने मेहनत की थी। बहुत गलतियाँ निकाली लोगों ने। तो रोता हुआ अपने अब्बू के पास आया, अब्बू मैंने इतनी मेहनत की, ये हुआ फ़लाँ हुआ ढिमका हुआ, लेकिन ये कि लोगों ने आपकी वजह से पूरी पेंटिंग पे मेरे टिक टिक लगा दिया। बोला बेटा आप ऐसी तस्वीर एक और बनाओ। फिर वैसी तस्वीर बनाई, फिर बच्चे से मार्कर मंगवाया और नीचे लिखा कि अगर इसके अंदर कोई गलती है तो उसे दुरुस्त कर दो, और बोला यही तस्वीर आप भी उसके साथ भी लगा के आओ। और 10 दिन तक उसको किसी ने छुआ तक नहीं। मतलब कहने का ये है कि हम लोग सिर्फ गलतियाँ निकालने वाले हैं, दुरुस्त करने वाले नहीं। तो हमने गलतियाँ दुरुस्त करनी है, सिर्फ निकालनी नहीं है। क्या करना है? हमने गलतियाँ दुरुस्त करनी है। अगर हम गलतियाँ निकालने वाले बनेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से महज इसको आप बाहर ही रखो, मैं 1 बाय 1 2-4 बनते आपके पास भेजूंगा, उनको दिखाना है, उसके बाद सबको दिखाएंगे। सही है जी। ये आप अपनी तस्वीर दिखाने लगे हैं, अगर ये लोग आपको क्रिटिसाइज ना करते तो आज आप यहाँ होते? शायद बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। वो तो अब तस्वीर देखने के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उन्होंने आपको मोटिवेट किया, डिमोटिवेट नहीं किया। शायद हो सकता है। अब मैं बारी बारी भेजूंगा। जी सर। बंदे ने क्या कहा था आपको कि शाम को ना जाओ? नहीं उसने, मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर से एक बार बता दूं आपको, क्या क्या आपके जहन में मतलब सारी बातें आ जाएं। मैं रास्ते से आ रहा था सियालकोट, ठीक है। मुझे रास्ते में एक शख्स मिला जो हर इंसान को कामयाब नहीं होने देता। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई आप ये काम क्यों करते हो? ये तो गलत बात है, आप किसी को कामयाब नहीं होने देते। मैं आपको सियालकोट लेके चलूँगा और सियालकोट वालों को दिखाऊंगा कि ये वो बंदा है जो कामयाब नहीं होने देता। बोला सर नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। कि मैंने कहा चलो फिर मैं आपकी एक तस्वीर ले लेता हूँ। मैंने तस्वीर ले ली उसकी। अब वो तस्वीर मैंने बड़े से फ्रेम में लगा के ले आया अपने साथ। अब मैं 1 बाय 1 भेजूँगा और वो तस्वीर देख के आएंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं कि वो कैसा दिखता है। सही है। फिर उसके बाद मैं सबको दिखाऊंगा। 4 लोग भेजूँगा, लेकिन 1 बाय 1 सबको ज़्यादा इंटरेस्ट किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसको हो रहा है कि मैं उस बंदे को देखूं, पकड़ूं, निचोड़ूं, मारूं उसको कि ये हमें कामयाब नहीं होने देता। सबको ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? गुस्सा तो आपको कामयाब नहीं होने देता। जिसको आप देखने के लिए जा रहे हो उसको ढूंढो, पकड़ो, मारो, ऐसा मारो कि वो याद करे, वो आपको कामयाब नहीं होने देता।
चलें 1 बाय 1 भेजते हैं। सबसे लास्ट में एक मैम आप बैठी हुई हैं, आप जाएं देख के आएं, लेकिन बताना किसी को नहीं है, ईमानदारी के साथ कैसा दिखता है वो। अब देखते हैं, ये गए हैं उस बंदे को देखने के लिए, उसके भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 होंठ, 2 कान, बाल, ये वो चेहरा सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद जैसे वह मैडम अंदर आएंगी तो उसके बाद सर आप जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? नहीं सर, आप मुनीब आप जाएं अब, लेकिन मैडम आ जाएं, उसके बाद इंतज़ार करें। मैडम आ गई हैं, आप जाएं। मैम किसी को बताना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है, आपने अपने ऊपर यकीन रखना है, ठीक है। जिन जिनको मैं भेज रहा हूँ मुझे उन पर यकीन है कि वो किसी को नहीं बताएंगे। जी कौन बोला? जी अच्छा, इन भाई के बाद आप जाएंगी, ठीक है जी। देखते हैं जी सर। कुछ बता दूं, 2 लाइनें जब तक वो आ जाए। आ गए जी, थैंक यू, आप जाएं। अच्छा 2 लाइनें सुन लें जब तक सर, ईमानदारी के साथ, ठीक है। आपने चुप करके बैठ जाना है, ओके। मेरी किताब की 2 लाइनें हैं, आपने इसको अपने पास रखना है, दिल में। मैंने भी अपने दिल में रखा है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ उनको लेके। वही ज़िद वही हसरत, ना दर्दे दिल में कमी हुई। वही ज़िद वही हसरत, ना दर्दे दिल में कमी हुई। अजीब है मेरी मंजिल, न मिल सकी न ख़त्म हुई। ओके, अब 3 हो गए। महक को बुला लें कि उस बंदे को छुपा के लेकर आए। मेरा नाम शहबाज है। कैसा लगा? वही ज़िद वही हसरत, ना दर्द दिल में कमी हुई। अजीब है मेरी मंजिल, न मिल सकी न ख़त्म हुई। मतलब मेरी मंजिल और भी अजीब है, अभी तक मिली नहीं है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं और आगे जाना चाहता हूँ। तो आप जहाँ पहुँचे हो उससे और आगे जाने की कोशिश करो, तो ही आप कामयाब होंगे। इन 2 जुमलों में देखें कितनी बड़ी बातें की हुई हैं। ये वो बंदा आ चुका है जो हमें कामयाब नहीं होने देता। सर इसको हटाएं, ज़रा दिखाएं सबको, सबको गुस्सा आएगा इस पर, नज़र लग जाएगी ना। ऊपर करें, ऊपर करें ज़रा इसको। ये वो शख्स है जो हमें कामयाब नहीं होने दे रहा होता। तो इसको अभी मारो, पकड़ो या अगवा कर दो, लेकर जाए। भाई को कोई और नज़र आ रहा है इसमें, ज़रा करीब करें उसके। हमारी मंजिलें बहुत अजीब हैं, और ये वो बात थी, मैं ये वो समझाना चाहता था आपको कि हम खुद हैं। देखें, हमारे मार्क्स अगर किसी चीज़ में कम आते हैं ना, पेपर हो रहा है, पेपर में इंग्लिश का पेपर हुआ, इंग्लिश के पेपर में 50 में से हमारे 70 नंबर आए, तो गलती के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। उस्ताद ने थोड़ी बोला था कि 70 नंबर लेने हैं। उस्ताद ने, घर वालों ने थोड़ी बोला था कि आपने 70 नंबर लेने हैं। मतलब गलती के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो कभी भी अपनी गलती के ज़िम्मेदार किसी और को मत ठहराना। तो ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये पार्टीज़ वाले भी यहाँ पे बैठे हुए होंगे। तो मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद में आज की क्लास का यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ जा रही है। थैंक्स। और उसके नीचे लिखा हुआ है योर करंट सिचुएशन इन योर फाइनल डिसीजन। इसको मैं उर्दू में बोलूँ अब अपने अल्फाजों में बोलूँ, उसके बाद मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा ज़ोरदार क्लैपिंग के साथ, ठीक है? क्या है, फिर से पढ़ें, कोई एक पढ़ेगा। योर करंट सिचुएशन इज़ नॉट योर फाइनल डिसीजन। मतलब आपका जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, ये आपका आखिरी फैसला नहीं है। तो खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ते उसे लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और कोई उसे जान नहीं सकता। थैंक यू। मैं अब दावत दूंगा सर काशिफ को कि आगे आ जाए।
ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जिनके एफर्ट से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद। हम नहायत ही मशकूर हैं कि देखिए कराची जहाँ अल्लामा इकबाल जिनसे मिलने के लिए विदेश गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वहाँ से ये तशरीफ़ लाएँ। और कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि वो भी एक कायद की धरती कराची सिंध, और ये भी एक कायद की धरती अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो ये कैसा मिलाप है। मैं तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद इतनी ताकत थी अल्लामा इकबाल की धरती की कि कायद वहाँ से आए, और बिल्कुल स्लिम लाइक कायद आज़म आप देख सकते हैं मिस्टर जतोई। वो बहुत बड़ी हस्ती है। और हस्ती इनफैक्ट अल्लाह ताला ने तो इंसानों को एक जैसा ही बनाया है। वो तो अपने आप को जैसे आप ग्रूम करते हैं नज़र आया आज अल्हम्दुलिल्लाह 20+ नियरली मिड 20s में आप एक बंदा देख सकते हैं। और आप ये सिर्फ इसलिए हमने जतोई साहब को सियालकोट में बुलाया है कि आप ये मत समझें कि यार पंजाब का ही कोई टैलेंट है वही हमारे सामने आता रहता है, वही हमारे सामने आता रहता है। ELC का हादसा रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जहाँ भी कोई बंदा भी इस प्लेटफॉर्म को किसी तरह इस्तेमाल करना चाहे जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, ELC ने कभी नो नहीं किया है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि हम एक दूसरे को कतई तौर पर जानते भी नहीं हैं, बिल्कुल मैसेजेस पे ही रब्ता हुआ है। और इनकी प्रेजेंटेशन से पहले चंद मिनट्स पहले ही मेरी इनसे सलाम दुआ हुई है, और बाकी मामलात हमारे मैसेजेस पे ही चले। कि इनका जज्बा देख लीजिए कि सियालकोट ये आए हैं कि इनके पास कुछ है। हम ये चाहते हैं कि जिसके पास भी कुछ है वो लेकर आए, हमें उसकी तलाश है। हम किसी इंसान को भी निकम्मा नहीं समझते, या कह लीजिए कि कम तालीम याफ्ता नहीं समझते। कोई एक बात ही किसी की बात, चाहे वो नया है, पुराना है, जवान है या वडेरा है, वो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। और जिस अंदाज से आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो सबसे अहम चीज़ मैंने देखी है वो इनका कॉन्फिडेंस है। आप यकीन करें, आप में से ही कोई उठ के किसी की शादी पर चला जाए तो स्टेज पर जाके जब आप एक उस लाड़े को सलामी देते हैं तो आप कांप रहे होते हैं, हालांकि आपका अपना शहर होता है वो। लेकिन इस बंदे का जो कॉन्फिडेंस आपने देखा है वो एक समंदर पार ही मैं कहूँगा कि वहाँ से आके उन्होंने कतई तौर पर उनका ना लहजे में कोई लड़खड़ाहट मैंने महसूस की है, ना उनकी कदो कामत में किसी किस्म की मैंने शिवरिंग या ट्रेम्बलिंग देखी है। इट्स बिन वंडरफुल सो फार माशाल्लाह। तो सर हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अल्लामा इकबाल की ज़मीन और ये शाहीन बैठे हैं उसके, आपने उनको बड़ी कीमती चीज़ें उनको बताई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपके ये सारी आवाज़ों को कैद भी किया है सिर्फ इसी वजह से कि हम चाहते हैं कि हर अच्छी चीज़ की प्रमोशन हो। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को पैसा नहीं देते हैं। हम सराहते हैं आपकी छोटी उम्र में इतना कदो कामत रखना। और मैं 1-2 मिनट आपका और लेना चाहूँगा कि ये बताएं कि आप 20-25 साल की उम्र में आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस पूरे मजमे को अपनी तरफ ले आऊँगा, अपनी बातें इन तक पहुँचाऊँगा, जैसी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने कंपाइल करके लोगों तक पहुँचाया है। तो इसका राज इनको बता के जाइएगा। और फिर एंड पे जो आपने कहा जो कुछ नहीं करता कमाल करता है, कहीं ये मतलब ये ना समझ लें कि सारा कुछ बताने के बाद हमने ये सीख लिया कि चलो फिर तो बाद कख नहीं कर दे, तो ये तासुर ना ले जाएं। आप लोगों ने यही सीखना है कि अगर इतनी दूर से बंदा आकर यहाँ पर कुछ कलिमात कह सकता है तो क्या ताकत रखता है। खाली यहाँ पर खड़े हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, और वो भी किसी दूसरे सूबे से आकर थकावट में, और ऑडियंस का पता भी नहीं है कि उनकी एजेस क्या हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ऐसे पकड़ में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, योर एंडेवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड।